के बीच में आदरणीय शांतिलाल जी टोड़ा संविधान के विशेषज्ञ हैं, न्यायमूर्ति हैं, वो हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय राम मोहन सिंह जी, जो एक अधिकृत लेखक अध्येता विद्वान हैं, आदरणीय राघवेंद्र जी, और इस सभागार में उपस्थित आप सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय दीदी। मैं देख रहा हूँ कि जानकारी में भी और उम्र में भी मैं अपने आप को सबसे छोटा मानता हूँ, और मुझे लग रहा है कि विषय भी बड़ा जटिल है, और इतने बड़े लोगों के सामने मुझे कुछ बोलूँ तो मेरे लिए और कठिनाई का विषय हो गया है। फिर भी मेरा मानना ये है कि जब नागरिक संशोधन अधिनियम की हम बात करते हैं तो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको देखेंगे 1835 या 1834 में जब इंडिया एक्ट था, उस समय भी एक सिटीजनशिप अपने आप में कोई ना कोई एक तरीका था जिसके आधार पर हम तय करते कि कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक होगा, उसके किस तरह के अधिकार होंगे, और कौन भारत के बाहर आया हुआ व्यक्ति होगा जिसको हम चाहे आज की तारीख में घुसपैठी कहें, कुछ भी कहें। तो ये हमारा अंग्रेज जब इस देश पर बलात् रूप से कब्जा किए हुए थे, उस समय भी हमारे यहाँ एक एक्ट था। हम उसी एक्ट को आगे बढ़ाते हुए 2019 तक पहुँचे हैं। तो मैं देखूं कि उसमें अभी तक लेकर के कई सुधार हुए होंगे, उसमें से एक सुधार 2019 है, केवल इसको इसी रूप में देखना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हम एकदम बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, देश को जलाना शुरू कर दिया, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया हो। मुझे लगता है नागरिक संशोधन अधिनियम में कई बार 10-12-14 बार संशोधन हुए हैं, उनमें से एक संशोधन यह भी है। तो जब 1834 में इसकी परिभाषा की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश इंडिया है और जो प्रिंसली स्टेट है, इसमें रहने वाले लोगों के लिए कोई कानून भी बना है, और वो हमारा एक नागरिकता कानून है। वही कानून आगे बढ़ता गया, और अगर मैं उसको और आगे देखूं तो जब देश का विभाजन हुआ तो देश के विभाजन के समय में फिर उसमें एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत पहले पूरा एक अखंड भारत था जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जिसको हम कहते हैं वो भी था, और उससे पहले यहाँ तो अफगानिस्तान भी कभी हमारा हिस्सा होता था। लेकिन जब ये दोनों देश अलग हुए तो हमें फिर से नए सिरे से इसकी डेफिनेशन देने की आवश्यकता पड़ी कि कौन भारत का नागरिक होगा और उसके किस तरह के अधिकार होंगे। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा, उसकी कुछ 4-5 उसके इंडिकेटर्स या बिंदु हैं। सबसे पहला तो जो जन्म से यहाँ का व्यक्ति है, यहाँ रह रहा है, वो भारत का नागरिक होगा। तो एक पहला उसका अधिकार या नागरिकता का अधिकार है, जन्म से है। दूसरा वंश के अनुसार है, उसके दादा परदादे यहीं जन्म लिए हैं और यहीं के लोग हैं, वो तो वो हो गया। तीसरा, अगर ये दोनों नहीं, पंजीकरण करा करके वो अपने देश का नागरिक बन सकता है। चौथा है, उन्होंने कहा कि प्रकृतिकरण से, जैसे कोई हिस्सा दूसरा हिस्सा भारत में शामिल हो गया हो, कभी भारत का कोई हिस्सा बाहर चला गया हो, तो उसके आधार पर भी नागरिकता की परिभाषाएं बदली हुई हैं। ये ऐसे 3-4 इंडिकेटर्स के आधार पर नागरिकता को समझने की आवश्यकता है। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का सेक्शन 2 है, वो सबसे ज़्यादा चर्चित और महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा हो रही है, जिसमें एक शब्द आता है अवैध प्रवासी। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको हम कहेंगे कि ये भारत का नागरिक नहीं है, घुसपैठी इसकी डेफिनेशन के लिए। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई व्यक्ति जो बाहर से आया हो, किसी दूसरे देश से आया हो, वो एक टाइम बॉन्ड के लिए आया हो, अपना वीज़ा लेकर के आया हो कि भाई 6 महीने के लिए मुझे वीज़ा मिला है, साल भर के लिए मिला है, या कोई पेपर्स लेकर आया हो, लेकिन उसका टाइम खत्म हो गया, जब वो समय के लिए आया था वो खत्म हो गया, तो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब वो यहीं रुक गया, यहीं अटक गया और यहाँ से नहीं जाना चाहता, या कोई वो बगैर किसी दस्तावेज के आ गया था, थोड़े दिनों बाद यहीं से उसने दस्तावेज बना लिए हैं, तो एक ऐसे उनको अवैध प्रवासी कहा गया है। वो विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं जो बिना कागज़ के यहाँ हैं, उनकी वैधता समाप्ति हो चुकी है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें समझने वाली बात है। और उसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, उस तीनों देशों से बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। और सबसे इन का एक बड़ा कारण था कि जो देश के आज़ादी के बाद जो धर्म के आधार पर वहाँ प्रताड़ना शुरू हुई है, उसमें बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बस इतना सा ये वास्तव में है, और इसी को समझने की आवश्यकता है, इसी के आधार पर इसको पूरा सोचने की ज़रूरत है। जैसे जब 31/12/2014 का जो गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दी थी, 31/12/2014 तक जो लोग इस देश में आए हैं उनको तो नागरिकता का कोई
सवाल नहीं है, या उन्हें तो नागरिकता के अपने कुछ पेपर्स के साथ में दी जाएगी। 2014 तक जो लोग यहाँ आए थे, जो लोग 31 दिसंबर 2014 जब उन्होंने बिल पेश किया था, उस समय 31 दिसंबर 2014, तो इसके बाद जो लोग आए हैं तो उनको ना मानते हुए वहाँ तक के लोग अपने एक जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा करके और अपना नागरिकता ले सकते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने, अदनान सारी ने यहाँ की नागरिकता ली, तो वो कैसे ली होगी? वो उसने इसी आधार पर ली होगी, पाकिस्तान से आया है, उसने अपने पाकिस्तान के पेपर्स दिखाए और ने कहा मैं यहाँ की नागरिकता लेना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक रजिस्ट्रार, भारत सरकार के रजिस्ट्रार होता है, उसके यहाँ अपने एप्लीकेशन देना पड़ती है, उसके आधार पर नागरिकता दी जाए कि नहीं दिया, उसके पेपर देखते हो नागरिकता दी जाती है। हम भी एक बहुत चर्चित एक पाकिस्तान के हैं आजकल, वो टीवी पर बहुत इंटरव्यू देते हैं, क्या नाम है इनका, तारिक फ़तेह की इसी तरह की। लगभग ऐसा मानते हैं कि इन पिछले समय में लगभग 6-7 हज़ार लोगों ने अपने एक वैध दस्तावेज देकर के नागरिकता ली है। लेकिन अगर हम इसको पीछे जाकर के देखें तो 1947 में यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। जब देश आज़ाद हुआ तो जो लोग पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान बनने के पीछे भी अगर थोड़ा सा जाएं तो 3-4 चीज़ें मैं देखता हूं कि इसको हमें देखना पड़ेगा। 1927, 28, 26 की जो सारी, पहला जो अंग्रेज़ों ने देश को विभाजन करने का प्रयास किया था वो हम सब लोग जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन करने का अंग्रेज़ों ने पहला प्रयास किया, और वो था कि भारत का विभाजन करेंगे तो भारत में क्या रिएक्शन होगा, शायद वो उस पल्स को देखना चाहते थे। जब उन्होंने बंगाल का विभाजन किया तो जो पश्चिमी बंगाल था, उस पूर्वी बंगाल अगर कहें तो पूर्वी बंगाल में 1 करोड़ 20 लाख तो हिंदू थे और 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम हो गए थे। तो उसी समय लग रहा था कि ये विभाजन इस तरीके से करने का प्रयास किया है कि यहाँ हिंदू माइनॉरिटी में जाए। दूसरा, पश्चिमी बंगाल में हम देखते हैं तो 1 करोड़ 70 लाख लोग थे जो बंगला और इस बोलते थे, और 3 करोड़ 70 लाख के आसपास लोग ऐसे थे जो मैं कहूँ कि बंगलावासी नहीं थे। इस आधार पर उन्होंने कहा कि बंगलावासी फिर यहाँ अल्पमत में आ जाएंगे। तो ऐसे कई बार अंग्रेज़ों ने प्रयास किए, लेकिन उसका इतना बड़ा विरोध हुआ, और इस विरोध के कारण से हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों को अपना वो फैसला वापस लेना पड़ा। और ये पूरा का पूरा जो प्लान था, वो मैं कहूँ जो 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, वो 1888 देखें, 1884 से अगर इसकी की स्थापना की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो सर सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और उन्होंने उस समय से 2 नेशन थ्योरी के बारे में प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने माना था कि हम एक 2 नेशन थ्योरी पे जाएंगे और भारत और पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में हमें करना है। 1885 की को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न शुरू कर दिया उनके साथ में, तो सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और साथ देने के पीछे उनकी थ्योरी ये थी कि हमारा जो AMU हमने शुरू किया है, ये अभी हिंदू व्यापारियों के पैसे से चलता है, तो हम इसमें एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं चला पाते हैं, क्योंकि ये सारे लोगों का दबाव होता है कि पैसा हमारा है और तुम भारत विरोधी गतिविधियां या एंटी हिंदू एक्टिविटी कैसे चला सकते हो। उस दबाव से अपने आप को बाहर निकालने के लिए सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों के उस दमनकारी नीति का बड़ा समर्थन किया, और उसको बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज को उसके समर्थन में लाने का प्रयास किया। ये यहाँ से 2 नेशन थ्योरी की बात शुरू होती है। अगर हम उसको और आगे बढ़ते हैं तो 1907 में जो मार्लिया मिंटो एक रिफॉर्म के नाम से हम बड़ा चर्चित है, जिसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल की बात कही गई। सेपरेट इलेक्टोरल था कि मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर देखा जाए इतिहास में तो यहाँ से सब चलती हैं। और जिन्ना और इन सब लोगों ने उसका 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगें रखी अंग्रेज़ों के सामने, और इन 14 सूत्रीय मांगों के आधार पर मुसलमानों को ये सुविधा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि एक अलग से नेशन बनाने की बात यहाँ से शुरू होती है 1932 में। ऐसे ही 1931 में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि भारत में 112 दंगे हुए हैं और इतने लोग मरे हैं, ये सब चीज़ें आई हैं। 1928 में काज़मी ने पाकिस्तान में एक अखबार शुरू किया था, और उसमें उन्होंने एक पाकिस्तान नाम का देश होगा और उसकी पूरी वकालत शुरू की है। मतलब उस समय किया था, इसको आप पाकिस्तान कहते हैं। 1928 में 1934 में हाँ, काज़मी
हजरत अली ने और एक बुकलेट शुरू की थी जिसका नाम था नाउ एंड नेवर। उसमें उन्होंने अलग से बड़ा प्रस्ताव पास करके और बड़ी बड़ी मुस्लिम जो सोसाइटीज़ होती हैं उनसे समर्थन लेकर के उनके प्रस्ताव के साथ में और वो पत्रिका शुरू की थी नाउ एंड नेवर, जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का एक रफली ड्राइंग बना करके उन्होंने उसमें पेश किया। ऐसी 1940 में जिन्ना और लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग की, जिसको एक ऑफिशियल डिमांड के रूप में हम देखते हैं। तो वास्तव में देखें कि 1928 से 1940 तक का जो ये पूरा यात्रा है वो ये बताती है कि हम अलग से एक राष्ट्र बनने की तरफ चल दिए थे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसके वजह से जो सारे परिवर्तन हुए उसको लेकर के अभी जो नागरिक संशोधन अधिनियम है उसको लाए हैं। और उसका सबसे बड़ा जो है कि जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो नेहरू और लियाकत में एक समझौता हुआ। जैसे दीदी ने बताया कि जब पाकिस्तान से जो लोग भारत आते थे तो उनके साथ कितना अमानवीयता हुई है, किस तरह से वो अपने प्राण बचा करके आए हैं। परिवार के 4 सदस्य छूट गए, 2 सदस्य आ पाए हैं, महिलाएं वहीं छूट गईं, बच्चियां छूट गईं, उनको जबरन उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनका धर्म परिवर्तन है। कितने कितने अत्याचार हुए हैं। अगर हम कुछ कहानियों इनको दास्तानों को सुनेंगे तो मुझे लगता है रूह कांप जाती है सुन करके। तो ऐसे में जब ये सब भारतीयों के साथ उस समय में नेहरू लियाकत ने एक समझौता किया। लियाकत अली चूंकि वहाँ के प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे। उसमें कहा गया कि हम दोनों ही देश अपने अपने देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। हमारे सामने इतिहास साक्षी है, गणित साक्षी है, आंकड़े साक्षी हैं। हिंदुस्तान के अंदर में 1947 में मुस्लिमों की संख्या क्या थी और आबादी क्या थी और आज क्या है, ये दर्शाती है कि हमने किस तरह से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की है। लेकिन पाकिस्तान में उस दिन की आबादी क्या थी, आज क्या है, ये दर्शाती है पाकिस्तान ने किस तरह से अल्पसंख्यकों को वहाँ दमन किया है, वहाँ हत्याएं की हैं, वहाँ धर्मांतरण किया है, वहाँ उनको समाप्त कर दिया गया है। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर की अगर हम कहानी सुनते हैं तो एक बहुत ही आजकल मीडिया में भी सब जगह बड़ी चर्चा में चली, योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे। और उन्होंने कहा था साहब हम तो यहीं पैदा हुए हैं और झेलम से लेकर के रावी का तट और लाहौर और लब के द्वारा बसाई हुई सांस्कृतिक राजधानी, ये सारी बातें करके उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में ही रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई दिक्कत है। वो हमारे पड़ोसी हैं जो हम 10 पीढ़ियों से साथ में रह रहे हैं, उनसे हम कैसे अलग हो सकते हैं। इस कारण से वो वहाँ रुक गए थे। लेकिन उनको इतनी प्रताड़ना झेलना पड़ी पाए और उन्होंने अपनी लेखों के माध्यम से और उनके बहुत माध्यम से सुनते हैं कि किस तरह से उनको वहाँ से प्रताड़ित करके भागना पड़ा, जो कि पहले लॉ मिनिस्टर थे। पाकिस्तान की संसद में भी कई बार इस बात को उठाया गया, कहा गया, पाकिस्तान की संसद कहती है कि हर साल 5000 हिंदू यहाँ से देश छोड़ करके भाग रहे हैं। उन्हें अपने आंकड़े दिए, कितने कंजूसी कर करके दिए होंगे, तो बाकी संसद में है कि औसत जब निकालते हैं तो हर साल 5000 हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ना पड़ रहा है। और जो धर्मांतरित कर लिया तो उनका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के बारे में, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अत्याचारों के बारे में गांधी जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सभी के लिखित प्रस्ताव हैं। अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो उनके प्रस्ताव की कॉपी निकल आएगी, समय समय पर इन्होंने क्या क्या प्रस्ताव पास किए हैं। और इन्होंने कहा है कि साहब ये तो वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं। 5/11/1947 का प्रस्ताव कांग्रेस का है। सरकार ने वहाँ कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था। कांग्रेस ने कहा था कि यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इस पर एक बहुत बड़ा व्हाइट पेपर कांग्रेस ने जारी किया था उस समय 1947 में। तो वास्तव में ऐसे सब लोगों के लिए भारत की सरकार ने इस बिल में संशोधन करके एक विंडो खोला है जिसमें जो लोग इन देशों में पीड़ित हुए हैं वो आकर के नागरिकता ले सकते हैं। बस इसके अलावा इस बिल में कुछ नहीं है। जो भी है वो केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। एनआरसी से जोड़कर इसको एनआरसी और इसका जो रिलेशन है वो अगर आप देखें कि एक बंगाल फ्रंटियर कॉरिडोर, ऐसा कुछ एक फ्रंटियर कोई एक्ट आया था जिसके अनुसार जो हमारे आसाम के क्षेत्र है और आसाम के आसपास का जो एरिया है, जो हमारे ये राज्य हैं जिनमें इनर लाइन परमिट है, उस इनर लाइन परमिट की एक खासियत है जो कहें वो ये है कि दुनिया का कोई भी आदमी
मतलब चाहे वो शासकीय दौरा हो चाहे अशासकीय हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से जाए, बगैर परमिशन के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ एक परमिट सिस्टम है। उसका कारण है कि वहाँ की ट्राइब है, ट्राइब की अपना एक कल्चर है, अपना एक रहने का तरीका है, और वो ट्राइब खत्म ना हो जाए इसके लिए अंग्रेज़ों के समय से इसको शुरू किया था। और जब बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बांग्लादेशी जो वहाँ के जो जिसको बांग्लादेश कहते हैं उन लोगों पर अत्याचार किया, मुफ्ती वाहिनी का बड़ा आंदोलन चला मुजीबुर रहमान का, तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ से अपने प्राण बचा करके यहाँ आए। 71 के आसपास की बात है, 70 के आसपास की, 70 के आसपास की बात है। तो जब भी तो एक सेपरेट एरिया है और एक आइसोलेटेड एरिया बनाया है सरकार ने नियम के आधार पे, जहां बगैर इनर लाइन परमिट के नहीं जा सकते। लेकिन डेमोग्राफी में इतना बड़ा चेंज आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लोग तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे यहाँ। असम में एक बड़ा आंदोलन चला जिसको हम सब लोग जानते हैं, आसू के नाम से है, असम गण परिषद, और इन बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन इतना भयावह हो गया था तो फिर राजीव गांधी की सरकार ने एक असम अकॉर्ड किया, और असम में समझौता ये था कि जो लोग यहाँ से आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा एक कट ऑफ डेट दी कि इस डेट तक 71 तक के जो लोग हैं हम उनको नागरिकता देंगे, बाकी लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। अब एक बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि साहब बाकी लोगों को जाना पड़ेगा, मतलब एक प्रचारित किया जा रहा है कि बाकी मुसलमानों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ से। ऐसा नहीं है। जब वहाँ इनर लाइन परमिट है, इनर लाइन के परमिट में जिन लोगों को वहाँ के डोमिसाइल हैं, जो लोग वहाँ के नागरिक हैं, जो लोग रहने वाले हैं, उन परमिट जो है वो अरुणाचल में भी है। वो 5 स्टेट हैं। जी जी। केवल एक मिजोरम एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि इनर लाइन परमिट नहीं है। जी जी बिल्कुल। और तो जी, पार्ट्स ऑफ त्रिपुरा एंड पार्ट्स ऑफ आसाम। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए अभी जो एक बड़ा चर्चा है कि 14 लाख 15 लाख जो सारा उन्होंने निकाला कि कितने लोग 71 से पहले यहाँ थे और कितने लोग हैं, तो लगभग 15 लाख के आसपास, 14-15 लाख 16 लाख जो भी आ रहे हैं, वो लोग ऐसे हैं कि जो इस डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ से जाना होगा। जो एनआरसी में असम में विरोध हुआ है बेसिकली वो ये है। लेकिन अगर उनको यहाँ से जाना है तो इसका मतलब थोड़ी कि देश के नागरिक नहीं है वो। हो सकता है इनर लाइन परमिट की वजह से वो उस क्षेत्र के लिए नागरिकता या इनर लाइन परमिट उनको परमिट नहीं कर रहा है, बट वो अगर दिल्ली से गए, दिल्ली में क्या दिक्कत है भाई उनको? अगर वो भोपाल का आदमी जाकर के वहां बस गया तो उसको क्या दिक्कत है? देश का नागरिक तो है। लाख लोगों को देश के बाहर निकाला जाएगा, इस भ्रम से लोगों को बाहर निकालने की आवश्यकता है। असम का जो पूरा का पूरा जो असम जल रहा है, सब हो रहा है, वो इस तरह के भ्रम की वजह से हुआ। इन 15 लाख लोगों को लगा कि हमें देश के बाहर निकाला जाएगा। इन 15 लाख लोगों में चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो जो भी है वो उनको उस क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। बाकी देश के अंदर जहाँ के वो नागरिक हैं वहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देश के नागरिक हैं वो। तो इस भ्रम को एक को दूर करने की बहुत आवश्यकता है। हम देखते हैं कि नेहरू जी 1956 में जो इमीडिएट बिल लाए थे उसमें था पाकिस्तान से आए हुए बांग्लादेशी और असम से आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये कोई नई बात नहीं, 1956 में नेहरू जी ने किया। आगे हम देखते हैं कि इंदिरा जी ने युगांडा से आए हुए लोगों को, जब युगांडा की सरकार ने वहाँ के सिखों पर अत्याचार किए तो हज़ारों की संख्या में सिख परिवार वहाँ से सिख लोग आए थे। उन्होंने कट ऑफ डेट बोल दिया था कि 3 दिन के अंदर में अपना आप देश छोड़ करके चले जाइए। बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े होटल थे, और साथ में यह भी बोल इससे ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते। 2 किलो 5 किलो जो भी उन्होंने कुछ एक निश्चित कर दिया, उससे ज़्यादा आप अपनी वस्तुएं नहीं ले जा सकते। यह हाल था कि जिनको निकलने के लिए स्टेशन या जो भी उनका वहाँ छोड़ने का तरीका होगा, देश से कैसे बाहर आएंगे, उस समय तक एक आदमी ने बोला कि 117 जगह मेरी चेकिंग की गई, और मेरे पास जो था, जो उनके नॉर्म से, मैं अगर उसके बाहर कुछ भी हो तो वहीं छोड़ा करके फेंक दिया जाता है। तो कोई बड़ी बात, कोई नई बात नहीं है। युगांडा के लिए नागरिकों को हमने कहा कि सिख हैं और इस पद्धति, इस देश को अपना मानते हैं, इस विचारधारा, इस सनातन पद्धति के वो वाहक हैं, इसलिए हम उनको नागरिकता देंगे। और वो युगांडा के लोग आए और हमने उनको नागरिकता दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि वास्तव में इस बिल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण से बवाल किया जाए। इसके बिल के अंदर ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो देश के किसी भी नागरिक के अधिकार का हनन करती हो। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के कानून मंत्री, या मैं कहूँ सारे विद्वान लोग आज पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी दिल्ली में कहा उस बड़े जनसमूह में कि कौआ कान ले गया, ये जैसा बोला गया सो पूरा देश में एक बवाल मचा दिया, साहब कान ले गया। कोई अपना कान देखने के लिए तैयार ही नहीं है।
और वास्तव में तैयार है नहीं, ऐसा नहीं है, ये वातावरण बनाया जा रहा है। जामिया के बारे में जो चर्चा हो रही है, आखिर जामिया में ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर वहाँ इकट्ठे थे, इतनी बड़ी संख्या में पेट्रोल बम थे वहाँ। अरे साहब, और तो और हजारों की संख्या में गीले कंबल रखे गए थे वहाँ। वो काहे के लिए होंगे साहब? जब हम ऑक्सीजन, जब हम आंसू गैस छोड़ेंगे तो कंबल से मुंह ढक लेंगे तो उनको कोई असर नहीं होगा। हजारों की संख्या में मास्क थे वहां, ले आएंगे तो मास्क लगा करके हम निकल आएंगे। तो कौन सी पढ़ाई हो रही थी जिसमें इन सबकी जरूरत पड़ती है? और नहीं थी तो फिर इनकी जरूरत क्या है? तो इसका मतलब यह एक सोची समझी योजना के तहत किया गया एक, मैं आंदोलन तो नहीं कह सकता, एक हमला था देश के ऊपर। हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में सबल खरीद, वो सारी चीजें थी जो एक युद्ध की सामग्री होती है उसके लिए थी। और हम पाकिस्तान और भारत के अगर उदाहरणों में देखें, जैसे जनसंख्या का आंकड़ा है, कभी 22-23% थे आज़ादी के समय, और आज वो 1 पॉइंट समथिंग हो गए, 1-2% के भी हैं। और हिंदुस्तान में देखें तो कभी वो आज 20% से ऊपर हैं, 10%, 12% होंगे। तो हमें दिखता है हमारे देश के अंदर 3 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अल्पसंख्यक बने हैं। कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बराबर का व्यवहार करते हैं। 4 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। आप देखिए कि अगर किसी देश का चीफ जस्टिस कोई हो जाए तो इसका मतलब कह सकते हैं कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इवन पहली जो चीफ जस्टिस भारत की महिला बनी, वो भी मुस्लिम महिला ही बनी। आप देखिए, आईबी का मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति बना। और तो आप देखें, चाहे क्रिकेटर से लेकर के फिल्म इंडस्ट्री तक चले जाइए, कलाकारों तक चले जाइए, यहाँ कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है देश में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस दिन ये बिल्स आया और पास हुआ, उस दिन देश की एक बहुत बड़ी नेता, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने कहा कि इतिहास का यह काला दिन है और हमारे जो फोर फादर, जो हमारे पूर्वज ऊपर बैठे होंगे, वो कैसा शोक मना रहे होंगे कि इस देश में क्या हो रहा है। वास्तव में देखा जाए, जब देश की आज़ादी का जश्न मन रहा था, आप इतिहास में कोई भी एक फोटो उठा के देखिए, गांधी जी उस जश्न में शामिल हों, नहीं थे। क्योंकि गांधी जी तो कभी देश के विभाजन के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी स्वीकार ही नहीं करते थे देश का विभाजन। तो उसमें जश्न कौन मना रहा था? नेहरू जी मना रहे हैं। जश्न कौन मना रहा है? जिन्ना मना रहा है, लियाकत अली मना रहे हैं, क्योंकि इनको सत्ता की भागीदारी मिल गई है। तो वास्तव में ये देश की आज़ादी जो देश को विभाजित करके ली गई है, वह इस तरह से ली गई है। वो शक्तियाँ उस दिन से लेकर के आज तक उसी ताकत से लगी हुई हैं और वैसे ही अपनी ताकत से दिख रही हैं। जब जामिया का जो आंदोलन हुआ और पुलिस ने जब बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इन सबको ट्रेस किया है, तो आम आदमी पार्टी का एक नेता, कांग्रेस का नेता, इन सब के व्हाट्सएप पे आपस के डायलॉग्स हैं, आपस की चर्चाएं हैं। वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन को ऐसे नहीं, ऐसे चलाना पड़ेगा, इसमें महिलाओं को आगे कीजिए, महिलाओं को आगे करेंगे तो क्या होगा कि हम पुलिस पे उनके सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाएंगे, और कैसे कैसे हमले करना है, कहाँ से शस्त्र आएंगे, इस सारे के सारे व्हाट्सएप पे उनके की चर्चाएं हैं। तो इन सब से लगता है कि किस तरह से इस देश को एक उसमें धकेलने की कोशिश की गई है और देश को में एक असामान्य, एक अराजकता का वातावरण बनाया जा रहा है। और इन सबको समझने की आवश्यकता है। और अगर यह बात हम नीचे तक, आम आदमी तक, हर एक व्यक्ति तक हम पहुंचा सकें, तो मुझे लगता है जैसे संघ पार्टी ने एक बहुत बड़ा अभियान लिया है और वो अभियान हम नीचे तक ले जाएंगे तो सफल होगा। उसी कड़ी में आज हम लोग सब लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान में कैसे कैसे कानून है, एक ईस निंदा कानून है, इस निंदा की बहुत चर्चा होती है। उस कानून में अगर किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी तो फिर उसमें ना तो कोई सफाई है, ना अपील है, ना दलील है। इस निंदा में आपको सजा होना ही है। और इस निंदा कौन करेगा साहब? वहाँ का अल्पसंख्यक ही तो करेगा, जो गैर मुस्लिम होगा उसी का तो नाम दिया जाए। किसी के भी दीजिए, उसकी संपत्ति छीनना है, उस पर अनावश्यक रूप से कोई अधिकार जमाना है, तो उसकी कंप्लेंट करी जाती है कि साहब इसने इस निंदा की है। तो वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए अंदर चला गया, उसकी संपत्ति, उसके बच्चे, उसकी महिलाओं को भी लोग बलात् कब्जा कर लेते हैं। इस तरह से धीमे धीमे करके या तो उनसे कहते हैं आप मुसलमान बन जाइए, और वरना हम आपको इस कानून से आपको जेल भेज देंगे। तो मृत्यु की सजा है उसमें। तो ऐसे तरह
लोगों पर जो हमले और जो अत्याचार हो ना, उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने सारी दुनिया के अंदर एक संदेश दिया है कि वास्तव में हिंदुओं के लिए इस तरह से कोई प्रताड़ित करता है तो भारत है उनका, और जो भारत उनका स्थान है वो आ सकते हैं। इससे सबसे बड़ी बात है किसी की कोई नागरिकता पे कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने बोला है कि जो इस माटी के पुत्र हैं, जो इस माटी में रचे बसे हैं, ऐसे मुस्लिमों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोहिंग्याओं को हम मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है। रोहिंग्या वहाँ भी जहाँ थे वहाँ भी वो शरणार्थी के रूप में नहीं आए थे। वहाँ उन्होंने एक अलग से अपनी सेना खड़ी कर ली, वहाँ अलग से वो देश की मांग करते हैं, और वहाँ वो सशस्त्र विद्रोह करने के बाद वहाँ से भागे हैं। वो वहाँ से बांग्लादेश गए, बांग्लादेश से भारत उनको सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है, वहाँ से कुछ सैकड़ों मील की दूरी पर चाइना, लेकिन वहाँ नहीं जाते, हज़ारों किलोमीटर दूर JNK में चले जाते हैं वो लोग, क्योंकि वो एक योजना के तहत है। उन्होंने कहा रोहिंग्या को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और रोहिंग्या देश के नागरिक नहीं है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें हमारा देश, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की एकता बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण किसी ने दिया कि वो शरणार्थी और घुसपैठी में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा साहब विभीषण शरणार्थी के रूप में आए थे राम के पास। जब शरणार्थी आता है तो हमारा क्या दायित्व होता है, अपने हृदय से ज़्यादा प्यार करके रखते हैं। विभीषण को लंका का राजा बनाया है क्योंकि वो योग्य था, लेकिन और घुसपैठी टाइप के आए थे, मारीच आए थे, तो उनको सज़ा भी दी गई है। तो हमें शरणार्थी और उसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। शरणार्थी, उन्होंने बोला कि शरणार्थी है तो कोई वैर नहीं है, घुसपैठी तो उसकी खैर नहीं है। करने के लिए आए हैं, तो इस बात को, इस विचार को हम जितना नीचे तक ले जाएंगे, जितना जाएंगे, जैसे आंदोलन का भी सब लोग उदाहरण दे रहे हैं कि वो लहसुन का इतना महंगा हो जाएगा तो देश में क्या होगा, तो लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन कुछ चंद्र पैसे के लालच दे करके, कुछ मजहब का डर दिखा करके, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको लेकर के, जिन लोगों को नहीं सुहा रहा है, जिन लोगों को लग रहा है कि इससे हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, वो सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और मुझे लगता है देश एक अच्छे रास्ते पर चल पड़ा है, और चल नहीं पड़ा है, एक दौड़ रहा है। जैसे अभी प्रधानमंत्री ने बोला कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई देश को पूछता नहीं था। आज देश से बगैर पूछे कोई करता नहीं है कुछ। दुनिया के अंदर क्या होगा, भारत का मत है, उसी आधार पर दुनिया, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे वो रूस का कोई चीफ हो, हर आदमी को लगता है कि भारत का क्या रोक है, उसके आधार पे हमें करना पड़ेगा। और ये आने वाला समय है, महर्षि अरविंद से लेकर के आज सबकी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो साकार होती दिख रही हैं। और यही समय महर्षि अरविंद ने बोला था जब भारत विश्वगुरु बनेगा, दुनिया का फिर से नेतृत्व करेगा, और उसके संकेत हैं। और उस संकेत के एक मैं कहूँ योग पुरुष, पितृ पुरुष के रूप में ये दोनों व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य और अपना संकल्प देश के लिए है। उसमें कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन राष्ट्रभक्त लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन कठिनाइयों में हम सामने खड़े हों और देश की जनता को उसका सच बताएं। और इस कड़ी में हम जो यहाँ व्याख्यान करते हैं वो मुझे लगता है एक व्याख्यान और चर्चा मील का पत्थर उसमें साबित होगी। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, मैं कोई इसका ज्ञाता नहीं हूँ, मैं ऐसे कुछ बड़े लोगों को सुनता पढ़ता रहता हूँ, उसके आधार पर मुझे कुछ बातें ध्यान में आई, वो मैंने आपके बीच में रखने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।